हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक, जिसका समापन हो गया है, यानी कि 8 अगस्त 2021 को समापन हो गया है। और अगला जो ओलंपिक होना है अब 3 साल के बाद होगा, क्योंकि पहले से ही ये 2020 में होना था और ये 21 में हुआ। तो अब 2024 में पेरिस ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये जो ओलंपिक हुआ है वो आपको पता होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा। हालांकि इसमें समापन इसका अच्छा हुआ। भारत ने भी इसमें पिछले ओलंपिकों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम तालिका की बात करें तो एकमात्र अमेरिका है जिसने 39 स्वर्ण पदक जीते हैं और उसके साथ ही उसने टोटल 113 पदक जीते हैं, यानी कि शतक पूरा किया है। कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं था जिसने 100 पदक टोटल पूरे किए हों। 10 देशों ने अपने स्वर्ण पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाया, यानी कि 10 में पहुंचाया, जबकि 5 देश ऐसे रहे जिन्होंने कुल 50 पदक जीते। भारत ने इसमें टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य पदक हैं। तो इस लिहाज से भी ये ओलंपिक जो है भारत का अच्छा रहा। कोरोना महामारी के बीच 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। पहलवान बजरंग पूनिया ने इसमें समारोह में, यानी कि जो समापन समारोह था उसमें ध्वजवाहक बने। और इसमें 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन अब होगा टोक्यो में, क्योंकि ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो वो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। इसमें भी भारत को कई पदकों से उम्मीद है। समापन समारोह के लिए ओलंपिक स्टेडियम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। समारोह की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई। समारोह में भारत के 10 एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें 17 दिन की स्पर्धाओं का सार शुरुआती वीडियो में फोकस रिकॉर्ड और स्कोर पर नहीं, बल्कि उन सभी खिलाड़ियों के साहसिक प्रयासों पर था जिन्होंने रोज कोविड-19 जांच करवाते हुए कड़े बायो बबल में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट न्यूज है, 9.75 करोड़ किसानों को आज मिलेगी सम्मान निधि की अगली किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पता होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी और इसमें यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार सरकार हर वर्ष छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद के रूप में देती है। सरकार के द्वारा किसानों को इस योजना के तहत 2,000 रुपए 3 किस्त के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 8वीं किस्त जारी की है और अब ये 9वीं किस्त जारी होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस किस्त में 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही अब उज्ज्वला 2.0 को भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उज्ज्वला क्या है योजना? इस योजना की जो थीम है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी थी। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 16,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी सरकार उपलब्ध
कराती है। इस 16,000 रुपये प्रति कनेक्शन की कीमत में सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस आदि शामिल होता है। इसे सरकार वहन करती है, यानी कि जनता को इसमें कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथ ही गैस सिलेंडर वितरकों की संख्या भी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में नए 10,000 वितरकों को अनुमति दी गई है। इस योजना के बाद से एलपीजी गैस की खपत में 56% की बढ़ोतरी हुई है। अब जो ये किसान सम्मान निधि योजना है वो किसको नहीं मिलेगा, ये जरूर जान लीजिए कि नए नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या आयकर देने वाले किसानों को इसका पात्र नहीं माना गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए और 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार। देखिए 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किए गए थे राजीव गौबा। उनका जो रिटायरमेंट था वो अगस्त 2021 में था, लेकिन अब उनको 1 साल का विस्तार दे दिया गया है। वो 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून बनाने में गौबा की अहम भूमिका रही है। वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव व गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। गृह मंत्रालय में वह नक्सली डिवीजन का काम देखते थे और अन्य महती जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया करते थे। पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना यूनिवर्सिटी से भौतिक में रसायन किया है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की सेवा में वापसी से पहले वह 15 महीने तक झारखंड सरकार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री पोषाहार योजना शुरू, बेघर गरीब व रैन बसेरों में मिलेगा खाना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यमंत्री पोषाहार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पोषाहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन की साझेदारी से राजधानी के सभी रैन बसेरों में गरीबों को 2 वक्त का भोजन दिया जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट से पहले हर साल दिल्ली सरकार रैन बसेरे में बद इंतजामी के लिए डांट खाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस परिचर्चा को संबोधित करेंगे और नरेंद्र मोदी उसे संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आयोजित एक उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ ने यह जानकारी दी है और परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के शामिल होने की संभावना है। इसका जो विषय होगा, इस थीम होगी, वो होगा समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विषय। समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विषय। पीएमओ ने बताया है कि यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा व अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि यह पहला मौका होगा जब समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा विस्तार से होगी। ANI के अनुसार परिचर्चा शाम 5:30 बजे शुरू होगी। यूएनएससी के बारे में आपको लगभग हर वीडियो में बताया जा रहा है और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका सही जवाब दे रहे हैं। कोविड व क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा के दौरान दौरे पर आए दक्षेश महासचिव। देखिए सार्क जो है के महासचिव, सार्क संगठन के महासचिव एशला रुबान वेराकून कोरोना वायरस महामारी से निपटने समेत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा के लिए 1 सप्ताह के आधिकारिक दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। वह विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और विदेश मंत्रालय में सचिव रीवा गांगुली दास के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक
वेराकून 14 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि वेराकून दक्षेस के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तौर तरीकों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। दक्षेस के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। तो इसको जान लेते हैं थोड़ा सा सार्क को। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से देख लीजिए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी और अफगानिस्तान वर्ष 2005 में इसका सबसे नया सदस्य बना था। इसमें सार्क के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो संगठन है वो इसलिए बनाया गया था ताकि आपस में शांति समझौते के तहत कई मुद्दों पर चर्चा सुचारू रूप से की जा सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति देना, सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में पारस्परिक सहायता में तेजी लाना, समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये महत्व है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरहद पर पहली बार आईटीबीपी की कमान संभालेंगी 2 महिला अफसर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अब महिला अधिकारी भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद पर दुश्मन को सबक सिखाएंगी। पहली बार आईटीबीपी के इतिहास में 2 महिला अधिकारियों को जनरल ड्यूटी में यानी जीडी में शामिल किया गया है। रविवार को मसूरी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आईटीबीपी के महानिदेशक एस देवसाल ने इन दोनों अफसरों के कंधों पर सितारे सजाए। कुल 53 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आईटीबीपी में महिला कांस्टेबल की भर्ती वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। बल के जनसंपर्क अधिकारी विवेक कुमार पांडे ने बताया कि इसके बाद वर्ष 2013-14 में महिला उप निरीक्षकों को शामिल किया गया था। अब सहायक सेनानी जीडी जनरल ड्यूटी के तौर पर 2 महिला अधिकारियों प्रकृति राय और दीक्षा आईटीबीपी की मुख्य धारा में आई हैं। प्रकृति बिहार के समस्तीपुर और दीक्षा उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के अनुसार बल में महिलाओं की तादाद 15% रहेगी। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये बल इस सीमा पर यानी कि ये एक अर्धसैनिक बल है और सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 को 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन का युद्ध जो 1961 में हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से और पहला आर्टिकल है विपक्षी दलों की बेचैनी के निहितार्थ, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। आर्टिकल में पूरे विपक्ष को एक तरफ और नरेंद्र मोदी को एक तरफ दिखाया गया है कि किस तरीके से पूरा विपक्ष सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को हराने में जुटा हुआ है और इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। इसका जो मेन कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि अभी तक क्या होता था कि आपने देखा ही होगा कि सुना भी होगा कि राजनीति में कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमे चलते हैं या धोखाधड़ी के मुकदमे चलते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब कांग्रेस की सरकार या कोई और विपक्ष की सरकार बनती थी तो वो अपने पक्ष के नेताओं के केसेस को या तो दबा देते थे या फिर उसे कमज़ोर कर देते थे, तो ये बरी हो जाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है अब ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं
ये एक चिंता का विषय है विपक्ष के लिए, क्योंकि उनके कई नेता आरोपित हैं। हालांकि आरोपित सभी पार्टियों में होते हैं, लेकिन अभी जो सत्ता में है वो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को दबाव में लेना चाहेगी और लेती भी है। तो इसी पर है ये आर्टिकल, देखते हैं इसे। लोकसभा के अगले चुनाव में अभी लगभग 2.5 वर्ष का समय है, फिर भी विपक्ष अभी से ही एकजुट होने में लगा है। सत्ता के प्रति उनमें कटुता इतनी अधिक भरी हुई है कि मतलब इसमें बयान नहीं किया जा सकता। इसके 2 कारण नजर आ रहे हैं। एक तो अगले साल उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए प्रतिपक्ष को अपने पक्ष में माहौल बनाना है। प्रतिपक्ष के कई दलों के सामने एक और बड़ी समस्या है, वह यह है कि उनके कई नेताओं और रिश्तेदारों के खिलाफ जारी भ्रष्टाचार के मुकदमों में उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति ने यह स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि अतीत में भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में दर्ज होते थे, किंतु तब जल्दी जल्दी सरकारें बदल जाती थी और इस कारण मुकदमे आमतौर पर दबदबा के कारण खारिज हो जाते थे। वैसे तो अगले 2.5 साल में कौन सी राजनीतिक गैर राजनीतिक घटना होगी उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका राजनीतिक और चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा, किंतु आज की राजनीतिक स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी लगता है। मोदी के 40% वोटों के खिलाफ प्रतिपक्ष के 60% मतों की गोलाबंदी विपक्षी कोशिशों के केंद्र में है। हालांकि यह दिवा स्वप्न की तरह लगता है। पिछले चुनाव में कई राज्यों में राजग को 50% वोट मिल चुके हैं। कुछ अन्य राज्यों में राजग के खिलाफ प्रतिपक्ष की पूर्ण एकजुटता असंभव जैसा लक्ष्य है। यहाँ कुछ प्रतिशत दिए गए हैं जो अगर देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जरा 2 विपरीत स्थितियों की कल्पना कीजिए। राजद यदि तीसरी बार जीत जाता है तो दूसरी ओर राजग विरोधी गठबंधन जीत गया तो क्या होगा। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी जीतती है तो क्या होगा और अगर विपक्ष की पार्टी जीतती है तो क्या होगा। राजग की जीत के बाद बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों के खिलाफ जारी अधिकतर मुकदमों के फैसले नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में संभवतः आ जाएंगे। इसमें कई बड़े नेताओं और घरानों की राजनीति का अवसान संभव है। जाहिर है आरोपित नेता और व्यापारी गण आज अपने होशो हवास में नहीं होंगे। अब आप इसके विपरीत स्थिति की कल्पना करिए कि यदि 2024 में देश में मिलीजुली सरकार बन जाएगी तो क्या होगा। उस सरकार का पहला काम तो यही होगा कि नेताओं और समर्थक व्यापारियों के खिलाफ जारी मुकदमों को या तो बंद किया जाए या फिर उन्हें कमजोर किया जाए। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जिन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हरियाणा से बंगाल तक के नेतागण शामिल हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जारी मुकदमे जब कमजोर हो जाएंगे तो देश के शासन और राजनीति पर उसका कैसा असर पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि आंदोलन का सही मूल्यांकन आवश्यक, और यह आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा। इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन में की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं उतना उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, इतिहास में उसको यहाँ परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। जब देश स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा स्वाभाविक है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें नेता जेलों में थे और जनता आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। जनता अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए थी, चाहे वो सतारा से बलिया तक और हजारीबाग से लाहौर तक फैली हो, लेकिन ये लड़ाई निर्णायक तौर पर लड़ी जा रही थी। आज जब इस घटना के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तब उसका मूल्यांकन होना आवश्यक प्रतीत होता है। 1942 का आंदोलन गांधी जी के जीवन का सबसे निर्णायक और बड़ा अभियान था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 के अपने वर्धा प्रस्तावों में इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी, नेतृत्व, नियंत्रण और आगे की दिशा गांधी जी के हवाले कर दी थी। इस प्रस्ताव और उसके बाद की घटनाओं पर इतिहास में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन 1942 का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति में
किन परिस्थितियों में आया, इस पर नहीं के बराबर चर्चा हुई है। अभी देश ने आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष धूमधाम से मनाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वर्ष भी व्यापक चर्चा हुई थी, मगर 1942 के निर्णायक आंदोलन को इस मुकाम तक ले जाने में सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव अभी तक मूल्यांकित नहीं हुआ है। कांग्रेस में 1942 के आंदोलन की जो धार है वह सुभाष बाबू की आवाज है। करो या मरो, रास्ता चाहे जो हो, आज़ादी चाहिए, डोमिनियन स्टेट और उसके बाद स्वतंत्रता की क्रमशः विकसित होने वाली अवधारणा भारत को स्वीकार नहीं है। यह अवधारणा गांधी जी और कांग्रेस की अपेक्षा सुभाष बाबू के विचारों के अधिक नजदीक थी। जुलाई 1942 में गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के लिए जो मसौदा प्रस्तुत किया था वह भारत की आज़ादी का मसौदा सुभाष गांधी प्रतिरोध की छाया में है। वर्ष 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रतिनिधि कर्नल जॉनसन ने भारत से मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा होने की अपील करते हुए कहा था कि सदाशय भारतीयों, आप हम पर उसी प्रकार विश्वास रखिए जैसे हम आप पर रखते हैं। इन सभी बातों से एक बात निकल कर आती है कि युद्ध में जापान की लगातार बढ़त ने भारत की आज़ादी को अवश्यभावी बना दिया है। मुंबई कांग्रेस महासभा की बैठक के बाद 9 अगस्त की सुबह से आंदोलन कांग्रेस की पकड़ से बाहर हो गया था। यह जनता का आंदोलन हो गया था जिससे अपने नए नेता बना लिए थे। अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया से लेकर चित्तू पांडे तक ऐसे नेता उभरकर सामने आए जिन्होंने डोमिनियन स्टेट की अवधारणा पर विश्वास नहीं किया, जिन्हें अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का क्या होगा इसकी चिंता अंग्रेज करें यह गवारा नहीं था। इन सबके पीछे कोई उपदीपक शक्ति थी तो वह थी आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस का आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1939 से 1943 तक भारत और दुनिया में भारत को लेकर जो कुछ घटित हो रहा था उस पर सुभाष चंद्र बोस का बड़ा प्रभाव रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि विपक्ष की शिकायत। अभी पहला ही हमने आर्टिकल इसी पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इसमें एक न्यूज है हमारे लिए कि डिस्कॉम को 90,000 करोड़ का नुकसान। अब डिस्कॉम क्या होता है? देखिए, जो बिजली वितरक कंपनियां होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पावर सेक्टर या बिजली वाले जो सेक्टर होते हैं उसको डिस्कॉम बोला जाता है। पहले से ही वित्तीय दबाव में चल रही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का नुकसान कोरोना के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल मार्च तक विभिन्न डिस्कॉम का नुकसान 90,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। इस नुकसान के चलते डिस्कॉम बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया चुकाने में असमर्थ है। मार्च के अंत तक विभिन्न डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 67,917 करोड़ रुपए का बकाया था। हालात ये हैं कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य सरकारों की तरफ से संचालित डिस्कॉम पर 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल पेज। क्वाड की ताकत बन रही चीन के लिए परेशानी। वर्ष 2017 में क्वाड यानी कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की पहली बैठक के समय चीन ने इसका उपहास किया था, लेकिन अब चीन के लिए क्वाड चिंता का विषय बन गया है। मार्च 2021 में जब क्वाड के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई थी तो चीन ने निष्कर्ष निकाला था कि अगले 1 साल में चीन महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही संगठन होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने क्वाड को 4 देशों के एक साथ काम करने की क्षमता वाला बताया है। विदेश मामलों की रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड चीनी रणनीति के लिए एक नए किस्म की परेशानी है। बहुआयामी गठबंधन एक मकसद से एक हो रहे हैं। इस गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र की पूरी एक कड़ी मजबूत हो रही है और भविष्य में यह क्षेत्र और सशक्त हो सकता है। फिर एक न्यूज़ है कि भारत और यूएई की नौसेनाओं ने अबू धाबी के तट पर किया अभ्यास।
भारत व संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं ने शनिवार को संयुक्त अभ्यास किया है। सैन्य सहयोग बढ़ाने के मद्देनजर दोनों देशों की नौसेनाओं ने अबू धाबी तट पर कौशल व तकनीकी दक्षता साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास जायद तलवार ने भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कोच्चि व 2 MK-42B हेलीकॉप्टर तथा यूएई की ओर से अलग अल धफरा मिसाइल व एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास ओमान तट पर लगभग हफ्ते भर पहले इजरायली कंपनी के तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में ब्रिटिश व रोमानिया के एक नागरिकों के मारे जाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में उपजे तनाव के बीच किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि जहाज़ों ने दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए क्षितिज लक्ष्यीकरण, खोजा एवं बचाव एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का अभ्यास किया है। तो ये आज का 9 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आज वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यानी आर्टिकल नहीं थे जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मिल सकें, यानी जिसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। आज के दोनों आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको इस दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन कराया जाता है उसमें और क्या सुधार चाहिए या फिर आप इसमें और क्या बदलाव चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।